हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड एससीपी यानी हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है। यहाँ पर जो हम टॉपिक करेंगे शिक्षा, महत्वपूर्ण विकास और तक्षशिला। और इसके अंतर्गत हम देखा जाए तो ऋग्वेदिक काल से लेके आधुनिक काल तक जो है शिक्षा के विकास पर हम प्रकाश डालेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सब तब होगा जब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर दूसरे बच्चों का केयर है और आप ही एक माध्यम है जो शेयर कर सकती हो। जितना हो सके ग्रुप पे लगाइए, जितना हो सके अपने मोबाइल पे स्टेटस लगाइए, जिससे दूसरे बच्चे का भी फायदा हो। अगर आप मेरे लिए अच्छे करते हो तो आपके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर समय समय पर वीडियो बनाता रहेगा और आपको लाभान्वित करता रहेगा। आप अपना कार्य कीजिए, त्रिपान स्टडी सेंटर अपना कार्य करेगा। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी पर प्राप्त होता रहे, दोस्तों सोचना नहीं है, जो है त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है। सेव करने से आपका मोबाइल का स्पेस भरेगा नहीं, लेकिन एक बात हमेशा रहेगा कि समय समय पर आपको हर एक वीडियो प्राप्त अवश्य हो जाएगा। और यहाँ पर 6वीं कक्षा से लेके एमए तक के वीडियो सारे उपलब्ध है प्लेलिस्ट में, इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए। चलिए, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं कि हमारे जो है अध्ययन के अंतर्गत क्या यहाँ पर टॉपिक आया है। यदि हम यहाँ पर बात करें शिक्षा यानी शिक्षा का महत्वपूर्ण विकास और तक्षशिला, तो सर्वप्रथम अगर हम देखें तो पंजाब में 1000 ईसा तक शिक्षा के विकास पर किस प्रकार की थी, तो ये जानना हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प और महत्वपूर्ण रहेगा। पंजाब प्राचीन समय से ही शिक्षा एवं साहित्य गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, क्योंकि पंजाब में ही ऐसे बहुत से जो है शिक्षा केंद्र था जो और कहीं देखने को हमें नहीं मिला। यानी जो है पंजाब प्राचीन समय से ही शिक्षा और साहित्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। पंजाब की धरती पर बहुत सी साहित्य सामग्री का संकलन हुआ, जैसे देखा जाए तो वेद, रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य पुराणों का और उपनिषद, अरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ आदि का जो है संकलन किया गया। यानी भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर देखा जाए तो वेद, रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य हो, चाहे पुराण हो, चाहे उपनिषद हो या ब्राह्मण ग्रंथ हो या मनुस्मृति हो, सभी चीज़ों का संकलन जो है भारत में ही हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसका भी यहाँ पर आता है कि तक्षशिला एवं सकाला, आज का जो सिलाकोट के नाम से जाना जाता है, शिक्षा का महान केंद्र के रूप में जाना जाता है। और आपको तो पता ही होगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है सबसे प्रसिद्ध है और यहाँ पर देखा जाए तो दूर दूर से छात्र जो हैं, छात्राएं यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो तक्षशिला जो है इन्हीं कारणों से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि तक्षशिला में हर तरह की शिक्षा जो है दी जाती है। इसलिए पंजाब के जो प्राचीन क्षेत्र है उसमें तक्षशिला का अपना महत्वपूर्ण स्थान आता है। यदि हम यहाँ पर बात करें ऋग्वेद काल में शिक्षा का विकास, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहेगा कि ऋग्वेदिक काल में शिक्षा का विकास किस प्रकार देखने को मिला। तो वैदिक साहित्य जिसे हिंदू धर्म का जीवन एवं आत्मा माना जाता है, आपको पता होना चाहिए कि वैदिक साहित्य जो है हिंदू धर्म के लिए, हिंदू जीवन के लिए एक आत्मा है। वैदिक साहित्य जो है एक आत्मा है हिंदू धर्म के लिए, और यह ज्ञान का एक भंडार है। कहते हैं सारी बातें जो है वैदिक साहित्य में लिखी गई है। देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में पंजाब में शिक्षा की बहुत सी अच्छी व्यवस्था थी। जो ऋग्वैदिक काल था, तो ऋग्वैदिक काल में पंजाब में शिक्षा का बहुत ही व्यवस्था किया गया था और शिक्षा का सुसंगठन का सुप्रबंधन भी की गई थी। शिक्षा का सुसंगठन का सुप्रबंधन भी किया गया था। ऋग्वैदिक काल में जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण वाले आर्य ने शिक्षा के महत्व को समझा। आपको तो पता ही कि आर्य जो थे वो आकर कहीं ना कहीं पंजाब के क्षेत्रों में ही आके बस गए थे और उन्होंने जो है अपने जीवन काल में जो है
आशावादी दृष्टिकोण को छोड़ा नहीं और शिक्षा के महत्व को उन्होंने महत्वपूर्ण समझा और इसे एक उच्च स्थान भी दिया। शिक्षा को उच्च तथा सफल जीवन के लिए आवश्यक माना गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज भी हो जो शिक्षा से जितना दूर रहता है उतना जो है इसका जीवन में कामयाबी नहीं मिलती है। अगर आप ये कहते हो कि हमारे जो है दिनचर्या जीवन में से बहुत से व्यक्ति हैं जो शिक्षित नहीं हैं, फिर भी वो ऊंचाई की उस चोटी पे पहुँचे हैं जहाँ तक शिक्षित नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं शिक्षा और ज्ञान का प्रसार ही ये चीज़ इम्पोर्टेंट रखता है। बेशक ही वो ज्ञानी व्यक्ति जरूर रहा होगा, उसके पास डिग्री नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखा जाए तो उसके पास उच्च कोटि का ज्ञान होगा, तभी जीवन में वो सफलता प्राप्त किया है। कहते हैं ये शिक्षकों द्वारा छात्रों को मौखिक रूप में दी जाती थी। ऋग वैदिक काल में हम देखें तो शिक्षा जो थी लिखित रूप में नहीं होके मौखिक रूप में दी जा रही थी। देखा जाए तो मौखिक का अर्थ यहाँ पर यही होता है कि शब्दों से, मुंह से जो है ज्ञान दिया जाता था। छात्र जिन्हें ब्रह्मचारी भी कहते हैं, ब्रह्मचारी होते थे। आपने देखा ही होगा कई जगहों पर कि जो छात्र होते थे वो ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करते थे और गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वो ब्रह्मचार्य का पालन करते थे और देवताओं की जो है स्तुति गाते थे और वेदों के मंत्रों का उच्चारण भी किया करते थे। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि पहला देखा जाए तो ऋग्वैदिक कालों में जो छात्र होते थे वो ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करते थे और ब्रह्मचार्य पालन करते हुए देवी देवताओं की जो है स्मृति करते थे, उनको गान करते थे, उनके मंत्रों को उच्चारण करते थे और गुरु अपने शिष्यों को बोलकर ही वेदों के मंत्र याद करवाते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गुरु जो है अपने शिष्यों को बोलकर ही मंत्रों को जो है याद करवाते थे और उस मंत्रों का अपना एक विशेष स्थान हुआ करता था। देखा जाए तो वैदिक शिक्षा के समय साथ साथ अर्थशास्त्र, राजनीतिक, कृषि, वाणिज्य जैसे व्यवहारिक विषय को भी यहाँ शिक्षा दी जा रही थी। ऋग्वैदिक काल में सिर्फ यहाँ पर वेदों और मंत्रों का उच्चारण ही नहीं की जाती थी, उसके साथ बहुत तरह की शिक्षा दी जा रही थी, जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति, कृषि, वाणिज्य जैसे व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाती थी। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो गणित, खगोल, व्याकरण, नीति शास्त्र, सेवा, सैन्य जैसे विषय को भी पढ़ाते थे, जिससे व्यक्ति जो है सक्षम हो सके। स्त्रियों को भी उस समय उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी, क्योंकि स्त्रियों को भी ऋग्वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था और ऋग्वैदिक में जो अवस्था स्त्रियों को दी गई थी शायद ही हमें कहीं मिला हो जैसे आधुनिक काल में अभी देखने को मिल रहा है। कहते ऋग्वेद को बहुत सारे मंत्र कई विद्वांसों द्वारा रचे गए हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि स्त्रियों को भी शिक्षा देने का प्रावधान था। ऋग्वेद में 15 ऐसी ही स्त्रियों का उल्लेख है जिन्हें ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की गई थी। उनमें से कुछ जो है आपके समक्ष नाम है, जिसमें विश्ववारा, घोषा, अपाला, लोपमुद्रा, अग्निराशि, अश्र आदि। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में जो है कुछ स्त्रियों को नाम बताएं जो शिक्षा ग्रहण की थी और विदुषी थी, तो ये नाम आपके समक्ष है, आप नोट भी कर सकती हो। शिक्षा समाप्ति पर जो है शिक्षा को अपनाने सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ती थी। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद शिष्यों को अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु को दक्षिणा भी देना पड़ता था। जिसकी जितनी क्षमता होती थी उतना गुरु दक्षिणा देता था। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अज्ञानता को, अंधकार को दूर करना था। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा देने का ये महत्वपूर्ण बात थी कि जो शिष्यों में से जो है शिक्षा दे के उसके अज्ञानता, अंधकार को दूर करना था, विनम्रता, गुरु को सम्मान आदि गुणों का विकास करना था, जिससे व्यक्ति निर्पूर्ण होकर अपने जीवन में सफल हो सके, और ये महत्वपूर्ण बात थी। अगर आगे देखें तो उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का विकास, चलिए देखते हैं उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का विकास किस प्रकार था। अगर उत्तर वैदिक काल में हम शिक्षा का विकास की बात करें तो ये भी समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण था। वैदिक काल में शिक्षा निःशुल्क एवं विस्तृत थी और इस युग में शिक्षा को उच्च कोटि का दर्जा प्राप्त था। यानी ऋग्वैदिक काल के साथ साथ उत्तर वैदिक काल में भी जो शिक्षा थी वो निःशुल्क थी, जिसमें कोई भी धनराशि देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इस युग में शिक्षा को उच्च कोटि का दर्जा प्राप्त था,
यानी देखा जाए तो सबको मन में जो था शिक्षा के प्रति सम्मान था। गुरुकुल इस युग में काफ़ी प्रचलित थे। और उपनयन संस्कार का मतलब यही होता है कि जो 5 साल की उम्र के हो जाते थे उनके जो है बाल मुड़वा के उनको गुरु को जो है दे दिया जाता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और उनको जनेऊ पहनाया जाता था, तो इसे उपनयन संस्कार कहते थे। और ये 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि उपनयन संस्कार क्या थे। देखा जाए तो छात्रों गुरु के आश्रम में भेज दिया जाता था, जहाँ गुरु के परिवार के सदस्य की तरह रहते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। यानी गुरु के पास सभी शिक्षक विद्यार्थी जाते थे और गुरु के पास जो है बैठ के शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा कला शुरू करने की कोई निश्चित आयु नहीं होती थी। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में जो है शिक्षा ग्रहण कर सकता था, और इसी तरह शिक्षा समाप्ति की भी कोई आयु सीमा नहीं थी। जो पहले शिक्षा ग्रहण कर लेता था उसकी शिक्षा संपूर्ण मानी जाती थी। यानी देखा जाए तो आज के भांति ही न तो सब शिक्षा ग्रहण करने का कोई उम्र होता था और न ही समाप्त करने का कोई समय काल मानी जाती थी। सामान्यतः शिक्षा का काल 12 वर्ष का हुआ करता था। यानी 12 वर्ष तक जो है शिक्षा देने का प्रावधान हुआ करता था, पर कभी कभी यह 32 वर्ष या इससे भी अधिक हो सकता था। तो ये जो है छात्र पे डिपेंड करता था कि वो शिक्षा जो है कितने समय काल में ग्रहण कर सकता था। गुरुकुल के अलावा चरक अर्थात व्यवहार शिक्षा भी हुआ करते थे, जो लोगों में ज्ञान प्रचार किया करते थे। लड़का अरुण जैसे ही व्यवहार शिक्षक थे। ये 2 नाम हैं जिन्होंने व्यवहार शिक्षक के रूप में जाने जाते थे। शिक्षण का सभी कार्य जो है मौखिक रूप में यानी बोलकर ही किया जाता था। उस समय यही प्रावधान थी कि मौखिक रूप से जो है शिक्षा दी जाती थी, जिसे छात्र जो है कंठास्थ करते थे। कंठास्थ का मतलब होता है याद करना, यानी वो कंठास्थ याद रखते थे और अपने गुरु को सुनाया करते थे। वाणी की शुद्धता उच्च ज्ञान का परिचालक थी। यानी देखा जाए तो वाणी की शुद्धता, वाणी में यानी बोलने में शुद्धता होनी चाहिए, यही ज्ञान का परिचालक थी। और इसलिए शब्दों को बोलने व उनके उच्चारण की शुद्धता पर अधिक जोर दिया जाता था। उस समय जो है बच्चों को यही बात का जो है अनुसरण करवाते थे कि बोलने में जो है शुद्धता होनी चाहिए और उच्चारण जो है स्पष्ट एवं शुद्ध होना चाहिए। स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का उस समय अधिकार था, और गर्गी एवं मैत्रेय इस युग की महान विदुषी में से थे। आपको याद रखना चाहिए कि गार्गी जो थे और मैत्रेय इस युग में महान विदुषी के रूप में जाने जाते हैं। उपनिषदों में मैत्रेय तथा उनके पति याज्ञवल्क्य के बीच के संवाद का भी वर्णन किया गया है। यानी उपनिषद में इन दोनों का वर्णन भी हमें भली भांति प्राप्त हुई है। ज्ञान प्राप्ति पर केवल ब्राह्मणों का ही वर्चस्व नहीं था। ज्ञान के लिए हर कोई व्यक्ति जो है अपना ज्ञान प्राप्त यहाँ पर कर सकता था, किसी एक का वर्चस्व यहाँ नहीं चलता था। क्षत्रिय भी शिक्षा प्राप्त करते थे। उनमें से कई प्रसिद्ध विद्वान भी हुए, जैसे वेद के राजा जनक, कैकई के राजा अश्वपति, मगध का शासक अजातशत्रु, बहादुर आदि, जो अपने ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। यानी देखा जाए तो ज्ञान सिर्फ क्षत्रियों को ही शिक्षा प्राप्त नहीं होते थे, हर क्षेत्र में हर व्यक्तियों को जो है शिक्षा देने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया था। देखा जाए तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण तथा जीवन में भौतिक तथा आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करना था। और ये महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण यानी किसी व्यक्ति का चरित्र पे जोर दिया जाता था, और जीवन में जो है भौतिक एवं आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करना था। वेदों के साथ साथ उपनिषद, पुराण, गणित, खगोलीय शास्त्र और सैन्य शिक्षा, दर्शन शास्त्र, कविता, व्याकरण आदि विषय पढ़ाए जाते थे। कहते ये सारे विषय जो थे महत्वपूर्ण थे, जिससे किसी भी व्यक्ति का जो है चरित्र का निर्माण हो सकता है। जब गुरु अपने शिष्य को दर्शन तथा उपलब्धियों से संतुष्ट हो जाते थे, तब वो जो है उसे अंतिम उपदेश देते थे। और अंतिम उपदेश जिसे संतोखोपदेश कहते हैं। यानी ये जो था गुरु के दिए जाने वाले एक संदेश था। जब छात्र शिक्षा ग्रहण कर लेता था तो गुरु उसको संतोखोपदेश देते थे, जिससे उसके जीवन को जो है आगे बढ़ाया जा सके। शिक्षा प्राप्ति पर शिष्यों की जो है समावर्तन यानी समावर्तन संस्कार, पहले
उपनयन संस्कार होता था जब स्टार्ट शिक्षा की जाती थी। जब शिक्षा समाप्ति होती थी उसको हम समापवर्धन संस्कार कहते थे। और अपने व दूसरे धर्मों का सम्मान आदि गुणों का पालन करने की सलाह भी दी जाती थी कि दूसरे के धर्मों को जो है हमें सम्मान करना चाहिए, दूसरे के धर्मों को हमें कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों का जो है उनको अनुसरण करवाई जाती थी। देखा जाए तो ऐसे पवित्र अवसर पर गुरु अपने शिष्यों को सत्य, दानशीलता, उच्च जीवन, बड़े को आदर और अपने से दूसरे धर्म को सम्मान, इन सभी बातों का जो है अनुसरण करवाते थे और उनसे वचन लिया करते थे, उनसे पालन करने के आदेश देते थे। इसी प्रकार शिक्षा समाप्ति पर शिष्य अपने गुरु को जो है गुरु दक्षिणा भी देते थे। ये भी प्रावधान था कि जब शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो शिष्य जो था गुरु को कुछ न कुछ दक्षिणा के रूप में अवश्य देते थे। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वैदिक काल के बाद शिक्षा का विकास। वैदिक काल के बाद शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ ये जानना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैदिक काल के बाद शिक्षा पद्धति में बहुत सारे बदलाव आए। वैदिक काल में जो है शिक्षा के विकास में बहुत बदलाव देखने को मिले। शिक्षा प्राप्ति के नियम काफ़ी सरल हो गए और परिवर्तित शिक्षा नियमों के स्थान पर नई नियमित शिक्षा प्रणाली आरंभ की गई। यानी नए नए शिक्षा का जो है इस समय सूत्रपात हुआ। शिक्षा में चरित्र निर्माण के साथ साथ छात्रों के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास को भी महत्व दिए जाने लगा ताकि वो जीवन में सफलता तथा सुख पाने के लिए अपने धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक कर्तव्य सही ढंग से निर्वाह कर सके। तो ये वैदिक काल के महत्वपूर्ण शिक्षा के अंतर्गत था। इस छात्रों को चरित्र निर्माण के साथ साथ उनका व्यक्तित्व भी संपूर्ण विकास करना था और ये सब इसलिए भी करना था जिससे वो जीवन यापन जो है सही और भली भांति कर सके। देखा जाए तो महत्वपूर्ण बात है ये। शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश छात्रों के लिए बहुत से देखा जाए तो मुश्किलें हो गया इस समय। शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रवेश छात्रों के लिए बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब केवल उन्हें छात्रों को शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रवेश मिलता था जो योग्य थे। तो ये महत्वपूर्ण बात इस समय आ गया वैदिक काल में कि सिर्फ उनको ही शिक्षा दी जाती थी जो उसके लिए लायक थे, उनके लिए योग्य थे और इस क्षेत्र में आगे बढ़ना भी चाहते थे जिनको इच्छा थी। यानी जो आगे पढ़ना चाहते, जैसे आज के समय में देखिए जो आगे पढ़ना चाहता है वो स्वयं ही मेहनत करता है और आगे कोशिश करता ही रहता है। देखा जाए तो अनिच्छुक लोगों के लिए इस शिक्षा प्रणाली में कोई जगह नहीं थी। जो पढ़ने में ध्यान नहीं देता था, जो पढ़ता नहीं था, उनके लिए शिक्षा में कोई जगह नहीं दी गई थी। ग्रंथों को रटने को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, ग्रंथों को समझना महत्वपूर्ण थी। अब श्लोकों को एवं मंत्रों को अर्थ सहित अच्छे ढंग से समझाने पर जोर दिया जाने लगा कि जो पहले श्लोक को याद करवाते थे, अब श्लोकों मंत्रों को जो है अच्छे तरह से याद कराने के जगह पर उनको समझाने पर जोर दिया जाता था कि इस श्लोकों में और इस मंत्रों में किस बात को जो है दर्शाया गया है और हमें किस तरह से जो है इसका पालन करना चाहिए। तो ये वैदिक काल के शिक्षा के विकास है। शिक्षण के तरीकों में तर्क शक्ति का भी महत्व बढ़ गया और कई नए विषय जैसे राजनीतिक, आर्थिक नियम, तर्क, दर्शन शास्त्र, सैन्य प्रशिक्षण आदि को भी शिक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। तो देखा जाए तो बहुत से विषय इस समय आ गए थे जैसे राजनीतिक, आर्थिक नियम, तर्क, दर्शन शास्त्र और अन्य प्रशिक्षण आदि भी का जो है महत्व और बढ़ गया। गुरुकुल तथा विहार अभी भी समाज में शिक्षा की सुविधाओं को पूरा करने में केंद्र बने हुए हैं। यानी गुरुकुल आज भी इसी प्रकार के शिक्षा देते हैं, चाहे विहार हो, इसी तरह शिक्षा का जो है अनुसरण करते हैं। तो देखा जाए तो वैदिक काल का शिक्षा महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि इस समय जो है हम वेदों के मंत्रों के जो है श्लोकों को रटाते नहीं थे, समझाया करते थे और कहते समझा हुआ चीज़ महत्वपूर्ण होता है। तो वैदिक काल में शिक्षा का विकास अपने महत्वपूर्ण चरणों से गुजर रहा था। अब चलिए देखते हैं मौर्य काल में शिक्षा का विकास किस प्रकार का था। देखा जाए तो मौर्य काल में शिक्षा का विकास देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण बात है कि मौर्य काल में शिक्षा का विकास तो थी, लेकिन स्त्रियों के लिए शिक्षा जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है। कहते हैं मौर्य काल में शिक्षा
व्याप्त थी, यानी शिक्षा का स्तर था। ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुकों द्वारा जो है शिक्षण कार्य किया जाता था। ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुक जो थे शिक्षण कार्य ही किया करते थे, यानी शिक्षा देने का कार्य ये दोनों का जिम्मा था। समाज के उच्च वर्गों में शिक्षा प्राप्त करना अति आवश्यक था। समाज में जो उच्च वर्ग के थे, जो महत्वपूर्ण थे, उनको शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य था, क्योंकि उनको आगे समाज को चलाना था। और इसके लिए तक्षशिला, उज्जैन व बनारस विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। यानी देखा जाए तो मौर्य काल में शिक्षा का जो केंद्र था तक्षशिला, उज्जैन और बनारस, जो काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में जाना जाता है। और कई शिल्पियों द्वारा अनेक तरह की जो है तकनीकी शिक्षा प्रदान भी की जाती है। कई जो है शिक्षा प्रदान करने के कई शिल्पियों के द्वारा भी की गई है। और देखा जाए तो महत्वपूर्ण बात ये भी आता है कि इनके पाठ्यक्रम में मुख्यतः साहित्यिक एवं धार्मिक विषयों को शामिल किया गया था। इनके पाठ्यक्रम में मुख्यतः साहित्य और धार्मिक जो है विषयों को शामिल किया गया था। और प्रायः वेदों, पुराणों और गणित, ज्योतिषी, अर्थव्यवस्था, जो राजनीतिक आदि विषयों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसका बहुत काफ़ी महत्व था कि मौर्य काल में देखा जाए तो वेदों, पुराणों, गणित, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, राजनीति ये महत्वपूर्ण विषय बन गए थे। और इसी विषयों पर जो है सभी छात्रों को ज्ञान देने का प्रावधान था। बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रसार से चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन भी किया जाता था। यानी वैद्य धर्म में, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में चिकित्सा शास्त्र का भी अध्ययन जो है महत्वपूर्ण बताया गया है। सम्राट अशोक ने अनेक मठों और विहारों का निर्माण करवाया, जो धार्मिक शिक्षा के केंद्र थे। तो ये महत्वपूर्ण बात आ जाता है कि सम्राट अशोक ने अनेक मठों और विहारों का निर्माण करवाया, जो धार्मिक शिक्षा के केंद्र थे। देखिए, विहारों का मतलब ये नहीं होता दोस्तों किसी जगह का नाम है। कहते ये जगह नहीं है, ये मठे हैं जहाँ पर विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी, जहाँ पर उनको धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। उन केंद्रों को हम मठों और विहारों के नाम से जानते हैं। और इन संस्थाओं का राज्य की ओर से शिक्षा के प्रसार, लोगों को शिक्षित करने में सहायता दी जाती थी। यानी देखा जाए तो उनको शिक्षा ग्रहण करने में महत्वपूर्ण योगदान दी जाती थी। और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के उपदेश तथा राष्ट्रीय आदेश को जो स्तंभों में खुदवा कर अपने साम्राज्य में सभी स्थानों पर उन्हें स्थापित करवाया। अब ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण आ जाता है कि देखा जाए तो सम्राट अशोक ने जो शिक्षा का जो प्रसार करने का तरीका था वो बिल्कुल ही अलग था। क्योंकि आपको पता होगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी उनको वो धम्म के नाम से प्रसिद्धि दिलवाई। और ये धम्म जो थी किसी भी शिलालेख जो होती थी, बड़े बड़े चट्टानों पर महात्मा बुद्ध के उपदेश को स्तंभों पर खुदवा कर लिखवाते थे, जिससे हर एक व्यक्ति जो है इसको समय समय पर पढ़ सके, याद कर सके और इसका जो है अनुसरण कर सके। तो ये सम्राट अशोक की एक महत्वपूर्ण बात थी जो है मौर्य शिक्षा काल में। और देखा जाए तो उन्हें स्थापित भी करवाया जाता था। और इन सभी बातों से ये पता चलता है कि मौर्य काल में लोग शिक्षित थे और शिक्षा का प्रसार भी सभी जगहों पर था। क्योंकि आपको पता होगा कि उस समय के अर्थशास्त्री चाणक्य जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे और ये तक्षशिला के ही शिक्षक थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है शिक्षा दे के धनानंद से जो है युद्ध करवाया था और धनानंद को हरवाया था। और धनानंद जो था एक तरह से विलासी व्यक्ति था, अक्रूर था, जिसे जो है चाणक्य के द्वारा शिक्षित किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा के जो है धनानंद के साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था। और उसके बाद जो है बिंदुसार और जो है अशोक जैसे महान शासक जन्म लिए। महत्वपूर्ण बात बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे अगर हम देखें शिक्षा केंद्र का उदय एवं विकास, यदि हम आगे बात करें शिक्षा केंद्र का उदय एवं विकास, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। पंजाब में शिक्षा के कई प्रमुख केंद्र की स्थापना हुई, जो इस क्षेत्र में शिक्षा के विकास में सहायक सिद्ध भी हुआ। यानी देखा जाए तो पंजाब में शिक्षा के कई प्रमुख केंद्र की स्थापना हुई
और ये सब जो है शिक्षा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। इन शिक्षा केंद्रों में सबसे अधिक प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय था। देखा जाए तो इस शिक्षा केंद्रों में सबसे अधिक प्रसिद्ध जो था तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यह वास्तव में शिक्षा का सबसे उत्तम केंद्र के रूप में जाना जाता है। तक्षशिला जो था एक उत्तम केंद्र था। यहाँ न केवल भारत के विभिन्न भागों से बल्कि विश्व के अनेक क्षेत्रों से छात्र उच्च शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। देखिए, हमारे भारतवर्ष में, हमारे देश में तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जहाँ पर विश्व के कोने कोने से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्र आया करते थे। और आज हम जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों की तरफ जो है रुख करती हैं। तो कहते हैं समय का काल का एक फेर है। कभी हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र हुआ करता था। आज विदेशों में जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारतवासी जो है जाते हैं। यहाँ पर कई विषय जैसे वेद, दर्शन शास्त्र, धनुर्वेद, खगोलीय शास्त्र, ज्योतिष, कृषि, संगीत, व्याकरण, वाणिज्य आदि की शिक्षा दी जाती थी। यानी तक्षशिला में देखा जाए तो वेद, दर्शन शास्त्र, धनुर्वेद, खगोलीय शास्त्र, ज्योतिष, कृषि, संगीत, व्याकरण, वाणिज्य आदि शिक्षा दी जाती थी। और तक्षशिला के छात्रों में महान व्याकरणाचार्य पाणिनि, कौशल देश के राजा प्रसेनजीत, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महान राजनीतिज्ञ चाणक्य, बौद्ध भिक्षु अश्वशोध, कनिष्क सुदरा कुंडल बन, श्रीनगर सिंह जैसे चौथे बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले वसुमित्र और मौर्य वंश के स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ये सारे के सारे जो है इसी क्षेत्र में जो है अपना शिक्षा ग्रहण किया। यानी तक्षशिला ही ऐसा जगह था जहाँ पर ऐसे ऐसे महान व्यक्तियों ने शिक्षा ग्रहण करके जो है समाज को चारों चांद पहुँचा दिया। और उन्होंने जो है देश की भलाई में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखा जाए तो तक्षशिला ही ऐसा केंद्र था जहाँ पर छात्रों को ज्ञान को जो है सही मार्गदर्शन दिए जाते थे। सकाल वर्तमान जो शिलाकोट, यानी सकाला जो है जो अभी वर्तमान शिलाकोट के नाम से जाना जाता है, पंजाब का एक अन्य शिक्षा केंद्र था। तक्षशिला तो शिक्षा केंद्र था ही था, लेकिन सकाला यानी जो शिलाकोट में है वहाँ पर भी शिक्षा एक केंद्र था। सरस्वती और दुष्यवती नदियों के मध्य स्थित यह क्षेत्र शिक्षा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था और इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त के नाम से भी जाना जाता है। मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मवर्त क्षेत्र अपने उच्च आदर्शों तथा नैतिक मूल्य के लिए अन्य क्षेत्रों में काफ़ी प्रसिद्ध भी था। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि मनुस्मृति ग्रंथ है जिसमें हम देखें तो उसमें ये बात का अनुसरण किया गया है कि ब्रह्मवर्त क्षेत्र अपने उच्च आदर्श और नैतिक मूल्य के लिए ये क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध थे। और इन शिक्षा केंद्रों के साथ साथ मठों ने भी पंजाब में शिक्षा के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी मठों में ने भी पंजाब में शिक्षा का प्रसार में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब देखें, ये तो मौर्य काल में था। गुप्त काल में शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ। यदि आगे हम बात करें गुप्त काल में शिक्षा का विकास, तो कहते हैं गुप्त काल में भी शिक्षा का जो है प्रसार देखने को मिला। कहते हैं गुप्त वंश के शासकों ने शिक्षा, साहित्य एवं कला को राजशाही संरक्षण प्रदान कर दिया। ये महत्वपूर्ण बात थी कि गुप्त काल में जो है शिक्षा और साहित्य कला को राजशाही संरक्षण प्रदान किया गया और इसका ये परिणाम निकला कि गुप्त काल में इन क्षेत्रों में आशातीत जो है प्रगति हुई। आशातीत का मतलब होता है जिसकी हम आशा नहीं कर सकते थे। गुप्त काल के साहित्य से इन युगों में लोगों की उच्च शिक्षा होने का हमें पता चलता है। यानी देखा जाए तो इस युग में जो है काफ़ी शिक्षा का विकास हुआ और इसका प्रमाण भी हमें मिलता है। और इस युग के प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में देखा जाए तो तक्षशिला, नालंदा, पाटलिपुत्र, बनारस, उज्जैन आदि कई क्षेत्र थे जहाँ पर उच्च जो है ज्ञान शिक्षा दी जाती थी। और कहते हैं इन केंद्रों में भारत और विदेश से छात्र अध्ययन का ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आया करते थे और वैदिक साहित्य, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि विषय यहाँ पढ़ाए जाते थे।
स्त्रियों को चित्रकारी, संगीत और नृत्य की शिक्षा भी दी जाती थी। तो देखा जाए तो इस समय स्त्रियों को जो है जो उच्च घराने की होती थी उनको भी शिक्षा देने का प्रावधान होता था। और देखा जाए तो चीनी यात्री फरहान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था ने भी जो है लिखा है कि पुरुषपुर यानी पेशावर और नगरहारा यानी जलालाबाद में कई मठ जो थे ज्ञान के केंद्र के रूप में उसने देखा था। कहते हैं गुप्त वंश के शासकों एवं समाज के धनी वर्गों द्वारा शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। यानी गुप्त वंश के शासकों ने शिक्षा को और अधिक प्रसार के लिए काफ़ी धन खर्च किए। तो देखा जाए तो गुप्त काल में शिक्षा का विकास काफ़ी हुआ और कई महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र थे जिसमें तक्षशिला, नालंदा, पाटलिपुत्र, बनारस, उज्जैन जैसे महत्वपूर्ण थे। और इन क्षेत्रों में जो है वैदिक साहित्य, धार्मिक इतिहास, पुराण, राजनीति शास्त्र को जो है ज्ञान दी जाती थी। आगे हमारे समक्ष है वर्धन काल में शिक्षा का विकास। चलिए देखते हैं वर्धन काल में शिक्षा का विकास किस प्रकार की थी। अगर हम बात यहाँ करें वर्धन काल में शिक्षा का विकास तो महत्वपूर्ण बात है। वर्धन काल में भी शिक्षा का विकास हमें नजर आता है। कहते हैं हुन सांग द्वारा लिखे गए विवरणों में हर्षवर्धन के राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर विशेष प्रकाश डाला गया है। यानी हंस सांग द्वारा लिखे गए विवरणों में हर्षवर्धन के जो राज्य की शिक्षा व्यवस्था थी उसमें काफ़ी प्रकाश डाला गया है। वर्धन काल के दौरान शिक्षा प्रणाली गुप्त काल जैसी ही थी। यानी जैसे गुप्त काल में हमें देखने को मिला वैसे ही शिक्षा जो है वर्धन काल में भी नज़र आती है। लेकिन देखा जाए तो हिंदू मंदिरों एवं मठों में शिक्षा का प्रबंधन होता था। मंदिरों और बौद्ध मठों में जो है शिक्षा का प्रबंधन किया गया था जहाँ पर जो है छात्रों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। हुन सांग ने कई मठ जैसे पुरुषपुर यानी पेशावर, पुष्पावती उद्यान जो ऊपरी स्वात घाटी का शिक्षा के प्रमुख केंद्र का वर्णन किया है। यानी देखा जाए तो इस समय यही महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। और इसके अलावा चीनी मुक्त, जलंधर, पर्वत, कुल्लू भी शिक्षा एवं अध्ययन के केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। हुन सांग ने बौद्ध धर्म का अध्ययन इन्हीं विभिन्न केंद्रों में रहकर प्राप्त किया था। यानी बौद्ध धर्म के जो देखा जाए तो हुन सांग जो है अध्ययन किया था इन्हीं केंद्रों में रहकर बौद्ध धर्म का जो है अध्ययन किया था। देखा जाए तो इसी युग में नालंदा, वाराणसी, गया और उज्जैन जैसे विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र का जो है उद्भव होते देखा गया। और इन सभी शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा के प्रसार के लिए काफ़ी सहायता भी दी गई। तो वर्धन काल में शिक्षा का विकास का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हमें चरण देखने को मिलता है। परंतु वर्धन वंश की समाप्ति के पश्चात देश के शिक्षा प्रणाली में नाटकीय ढंग से परिवर्तन आया। जब देखा जाए तो वर्धन का शासन खत्म हो गया था तो उसके पश्चात जो है शिक्षा प्रणाली में बहुत ही गिरावट देखने को मिला। और कई कारणवश जैसे राजनीतिक अनिश्चितता, अस्थिरता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विघटन से शिक्षा प्रणाली को बुरी तरह से प्रभावित हुई और उस स्तर में जो है काफ़ी गिरावट आया। यानी देखा जाए तो वर्धन काल में जो है शिक्षा का जो है स्तर बहुत ही गिर गया था। लेकिन जो है वर्धन वंश के अंत के कारण तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि हम बात करें यहाँ पर राजपूत काल में शिक्षा का विकास तो कहते हैं महत्वपूर्ण समय काल थी जब राजपूत जो है शिक्षा का जो है प्रमुख रूप हुआ करता था। यानी राजपूत काल में शिक्षा का काफ़ी प्रसार देखने को मिला और विकास भी हुआ। और ये बात महत्वपूर्ण इस बात से लगाई जा सकती है कि राजपूत काल में शिक्षा का प्रचार प्रसार प्राचीन ढेरों एवं वस्तुर जारी रहा। जो प्राचीन समय से जो शिक्षा चली आ रही थी राजपूत काल में भी शिक्षा उसी प्रकार से चली आ रही थी। और इस समय शिक्षा की पद्धति एवं परंपराओं में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पहले जैसे थी वैसे ही शिक्षा जो है राजपूत काल में भी देखने को मिला। पहले की तरह लोग गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे एवं गुरु का जो है आध्यात्मिक सम्मान भी करते थे। यानी देखा जाए तो पुराने समय जैसा ही यहाँ पर भी परंपरा चली आ रही थी। मंदिरों एवं मठों और विहारों में आम लोगों का जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। आप सोचिएगा कि आज भारत सरकार जो है शिक्षा निःशुल्क दे रही है तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ आज का दस्तूर नहीं है। कहते हैं पुराने समय से वैदों काल से ही जो है शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी और इसमें कोई दो राय नहीं है।
मंदिरों एवं मठों, बौद्ध विहारों में आम लोगों को जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी और राजपूत वेदों का अत्यधिक सम्मान करते थे। जो राजपूत होते थे वो वेदों को बहुत ही सम्मान करते थे। इसलिए देखा जाए तो रामायण एवं महाभारत के पवित्र ग्रंथ को मान्यता प्राप्त थी। यानी राजपूत काल में जो है रामायण महाभारत के पवित्र ग्रंथ को जो है मान्यता प्राप्त थी। और ये महत्वपूर्ण बात आ जाता है। देखा जाए तो धारा के राजपूत राजा मंच एवं उनके पुत्र एवं उत्तराधिकारी राजा भोज स्वयं उच्च कोटि के विद्वान थे। और इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि राजपूत काल में शिक्षा का उच्च कोटि का हुआ करता था। और इन दोनों के अलावा पृथ्वीराज चौहान एवं अन्य विद्वान राजाओं ने भी जनता के बीच शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये देखा जाए तो महत्वपूर्ण है कि पृथ्वीराज चौहान ने भी और अन्य राजाओं ने भी शिक्षा का प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब ये सोचिएगा कि आज शिक्षा का स्तर उच्च है, तो ऐसा नहीं है। पहले के समय में भी शिक्षा का स्तर इसी प्रकार की थी। कहते हैं शिक्षा का स्तर कभी गिरा नहीं है, हर उच्च वर्ग को शिक्षा हमेशा मिली है और ये आज भी देखने को मिल रहा है। आज उच्च वर्ग को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया है। और इसका कारण कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा कि शिक्षा जिस माध्यम से दी जाती है उनके सामग्री जो है इतने महंगी होती है कि आम गरीब जो है शिक्षा से आप दूरी बनाते चले जा रहे हैं। सरकार बेशकली कह रही है कि हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में तो शिक्षा का प्रावधान भी सही प्रकार से सुनिश्चित नहीं है। तो इसीलिए देखा जाए तो आज गरीब अमीर में बहुत जो है अंतर देखने को मिलता है। आज अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है भारत सरकार की शिक्षा की नीतियों का जो है गलत अनुसरण है। और कहते हैं जब तक ये अनुसरण बदलेगा नहीं, समय जो है इसको कभी आगे बढ़ाएगा नहीं। इन राजाओं के दरबारों में विद्वानों, कवियों एवं लेखकों को एक लंबी श्रृंखला थी। देखा जाए तो राजपूत काल में विद्वानों, कवियों और लेखकों की एक लंबी श्रृंखला थी। इससे ये पता चलता है कि इस समय शिक्षा का स्तर उच्च थी, जिनके लेखनी के माध्यम से शिक्षा का, साहित्य का बेहतर विकास संभव हुआ। कहते हैं जितना कवि होंगे, लेखक होंगे, विद्वान होंगे, शिक्षा का स्तर उतना ही उच्च होगा। लेकिन आज के समय में देखिए, आज के समय में जो टीचर गण होते हैं, आज जो है स्क्रीन पे क्वेश्चन आंसर चला देते हैं, कहते हैं बच्चे नोट कर लो। समझाना तो दूर की बात है, मोबाइल पकड़ा देते हैं, कहते हैं बच्चे क्वेश्चन नोट कर लो। खुद जो है अदर अलग साइड में बैठ के मोबाइल जो है बेहतरीन चीज़ों का जो है नज़ारा देखते रहते हैं और बच्चा जो है अपना मर्जी से जो मर्जी चाहे लिख लेता है। तो यही बात है शिक्षा का जो स्तर आज कम होने का। और इन विद्वानों ने बड़ी मात्रा में कविता, कहानियाँ, जीवनी, इतिहास, साहित्य, व्याकरण विद्या, औषधि विज्ञान, दर्शन शास्त्र, संगीत शास्त्र एवं साहित्य बाधाओं में अपनी लेखनी का जौहर दिखाया। तो देखा जाए तो राजपूत जो काल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि इसी समय काल में बहुत से कविताएं, कहानियाँ, जीवनी, साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, व्याकरण विज्ञान, औषधि विज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि कई महत्वपूर्ण लेखन का जो है हमें जौहर देखने को मिलता है। और इस काल के महत्वपूर्ण लेखक थे जो है पद्मगुप्त, धर्मगुप्त, मशहूर कवि जैसे भट्टी, मेघ, जयदेव जो प्रेम पर लिखने वाले कवि थे। और इसके तरह कुछ लेखन इस समय में रामायण, महाभारत एवं पुराण पर भी केंद्रित थे। भभूति राजशेखर एवं आनंद बर्मन प्रख्यात नाट्यकार थे और चंद्रवरदाई, विलहना, होमचंद जीवनी लेखक थे। कलहन इतिहास के लेखक थे और क्षेमेंद्र और सोमदेव जो विवरणात्मक साहित्य रचा। जयदीप एवं सर्ववर्मन जो है व्याकरणाचार्य थे और हेमचंद्र और यादव भट्ट शब्दकोशी थे। तो देखा जाए तो यहाँ बहुत से ऐसे विद्वान थे जिनका अपना ही जौहर था। भास्कराचार्य की वैज्ञानिक रचनाएं, बाणभट्ट, मधुकार, औषधि विज्ञान संबंधी रचनाएं, हेमचंद्र और शंकराचार्य की दर्शन शास्त्री संबंधी रचनाएं हमें जो है राजपूत काल में ही देखने को मिलता है। इवन देखें तो दंडनी एवं धम्मापाल के जो है गद्य लेखन तथा शरणदेव का संगीत पर किया गया कार्य भी काफ़ी जो है उल्लेखनीय है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो राजपूत काल में देसी बोलियों एवं भाषाएं जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी एवं बंगाली भाषा ने भी काफ़ी तरक्की किया। उच्च वर्ग के लोगों का भाषा संस्कृति थी, जबकि सामान्य जन की भाषा प्राकृतिक थी। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जो उच्च वर्ग के लोग होते थे उनकी भाषा संस्कृत होती थी, जबकि
सामान्य वर्ग के लोगों का भाषा जो थी प्राकृतिक थी, जो नॉर्मल थी। राजपूत काल की सुंदरता इस बात से भी मानी जाती है कि इस काल में महिलाओं को शिक्षा की ओर भी संबंधी राजाओं ने पर्याप्त ध्यान और प्रोत्साहन दिया गया। देखा जाए तो ये राजपूत काल इसलिए भी महत्वपूर्णता रखता है क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया और ये महत्वपूर्ण बात थी। और इस काल की महिलाओं को पर्याप्त स्वतंत्रता भी हासिल थी कि वो शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। राजपूत काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था तथा महिलाओं को घर से अंदर 4 दीवारियों में रहने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये महत्वपूर्ण बात आया था। कहते हैं शिक्षा का ये महत्वपूर्ण स्तर था कि महिलाओं को इस समय आज़ादी दी गई थी क्योंकि महिला शिक्षा की उस समय पर्याप्त व्यवस्था था। महिला शिक्षा की व्यवस्था थी। राजपूत काल की विदुषी महिलाओं की उनकी विद्वता के लिए उच्च दर्जे का सम्मान भी प्राप्त था। जैसे कि मदन मिश्रा की पत्नी शंकराचार्य के शास्त्रियों में हराया था। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि मदन मिश्रा की पत्नी ने शंकराचार्य शास्त्री को हरा दिया था अपनी ज्ञान से। और इसी तरह अमवती सुंदरी जो कि प्रसिद्ध संस्कृत कवि राजशेखर की पत्नी थी, भी बुद्धिमत्ता की शास्त्र मूर्ति मानी जाती है, जो कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान था। और इस समय संस्कृत की कई सारी कवित्रियाँ थी, जैसे कि इंदुलेखा, मावला, भरिका, वेजस्का, शीला, सुभद्रा, पद्मश्री, मदालसा, लक्ष्मी आदि। ये सब के सब कवित्रियाँ थी जो कि महिलाएं थी और इन्होंने जो है राजपूत काल में अपनी काबिलियत, अपने जो है जौहर जो दिखाया लोगों को, और ये ज्ञान का जो जौहर था हर एक व्यक्ति को जो है फीका कर दिया। और इस दौर में कुछ उच्च वर्ग की महिलाएं ने प्रशासनिक कार्य भी किया, जैसे कक्का देवी सलाकी राजा विक्रमादित्य की बहन थी। अब देखा जाए तो इन्होंने भी राजशाही कार्य भी इस समय में देखने को मिला। और वो एक महान प्रशासक थी तथा वह युद्ध कला की विभिन्न विधाओं में भी परंपरागत थी, यानी उसे युद्ध कला भी भली भांति आता था। उसने बेले गांव जिले में आक्रमण के अभियान में सेना का नेतृत्व भी किया था, यानी औरतों को यहाँ सेना के नेतृत्व करने के लिए भी जो है आज़ादी थी। तो देखा जाए तो राजपूत काल काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते छात्र छात्राओं के लिए ये समय काल काफ़ी महत्व रखता है। और इस काल में राजघरानों की महिलाओं को न सिर्फ उच्च शिक्षा प्राप्त करती थी, सैन्य शिक्षा भी दी जाती थी। यानी देखा जाए तो इस समय काफ़ी महत्व रखता है। राजपूत काल में एक अन्य पहलू शिक्षा के विस्तार का भी था। और इस समय न केवल मंदिरों एवं मठों विहारों में शिक्षा दी जाती थी, बल्कि आम जनता के लिए भी शिक्षा का प्रबंधन किया जाता था। और इस समय शिक्षा को ढेर सारे जो है विद्यालय स्थापित हो चुके थे, जैसे नालंदा, काशी, विक्रमशिला, उज्जैन। और यहाँ पर धर्म निरपेक्ष एवं धर्म आधारित दोनों ही तरह की शिक्षाएं दी जाती थी। देखा जाए तो राजपूत का शिक्षा के विकास के लिए एक उत्तम काल मानी जा सकती है। इन शिक्षा संस्थाओं में भारतीय विद्यार्थियों के अलावा देखा जाए तो विदेशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। और इसके अतिरिक्त राजपूत राजाओं को भी राजधानी भी शिक्षा केंद्र के रूप में कार्य करती थी। देखा जाए, देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि राजपूत राजाओं की राजधानी भी शिक्षा देने के रूप में कार्य करती थी। राजपूत काल के आरंभ में नालंदा विश्वविद्यालय संसार का जो है प्रसिद्ध विश्वविद्यालय माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को संसार का सबसे प्रसिद्ध विद्यालय माना जाता है। लेकिन उससे पहले हमने जो देखा था तक्षशिला को महत्वपूर्ण विद्यालय माना गया। तो इसका मतलब है कि राजपूत काल में जो है विद्या शिक्षा का जो है बहुत काफ़ी प्रसार हुआ। इसलिए तो नालंदा विश्वविद्यालय को संसार का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय माना गया। और यहाँ विविध विषयों के अध्ययन की सुविधा भी थी। यहाँ पर विदेशों से चीन, तिब्बत, कोरिया, मंगोलिया, जापान, सीरिया आदि से विद्यार्थी शिक्षा लेने के लिए आया करते थे। यानी देखा जाए तो राजपूत काल में और भी शिक्षा का जो है विस्तार हो गया। खास तौर पर यहाँ विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग एवं देश के लिए शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यानी देखा जाए तो बौद्ध धर्म से जुड़े लोग यहाँ पर बहुत आते थे और वो शिक्षा ग्रहण करते थे। इनमें से 10,000 छात्र एवं 1,500 शिक्षक थे। 10,000 छात्र थे और उनके लिए देखिए 1,500 शिक्षक गण थे। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय में मुख्यतः 4 वेद होते थे, तर्कशास्त्र होता था, व्याकरण, योग, औषधि विज्ञान, न्याय, अन्याय कला शामिल थी। और इसके प्रमुख शिक्षा के रूप में देखा जाए तो धर्मपाल, चंद्रपाल, यान,
च्वांग एवं शिलाभद्र शामिल था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है। नालंदा विश्वविद्यालय देखा जाए तो इस समय शिक्षा के क्षेत्र में एक आदर्श स्थल था यह, तथा यहाँ पर शिक्षा की स्वतंत्रता भी थी। यहाँ पर हर धर्म एवं संप्रदाय के लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, ना तो यह इस समय धर्म थी ना कोई जाति थी, हर धर्म हर शिक्षा जो है लोग ग्रहण कर सकते थे। कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर राजपूत काल में देखने को हमें मिला। कहते हैं एक बात तो हमेशा रहती है कि जैसा शासक होगा वैसा ही देश का हालात होगा, और ये महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं जैसा शासक होता है वैसा ही देश का हाल होता है। अगर शासक जो है धर्मनिरपेक्ष हो तो उसका देश भी धर्मनिरपेक्ष होगा। अगर शासक जो है धर्म के साथ चलता हो तो वो भी जो है समय भी उसी के साथ चलता है। तो देखा जाए जैसा शासक होता है वैसा ही हमारा देश का हाल होता है, और ये बात राजपूत काल के शिक्षा विकास ने साफ शब्दों में बता दिया। सभी शिक्षा संस्थाओं का राज्य प्रशासन द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी, और इन संस्थानों में पढ़ाने वाले विद्यार्थियों के जो है मुफ्त में शिक्षा दी जा रही थी। यानी देखा जाए तो मुफ्त की शिक्षा इस समय काल में भी दी जा रही थी। रहने एवं खाने की व्यवस्था, देखिए रहने और खाने की व्यवस्था भी करते थे, और कपड़े एवं उपचार की व्यवस्था भी की जाती थी। आज देखिए भारत सरकार अपने आप को इसलिए पीठ थपथपाती है कि ये जो है मिड मील चला रखी है, सिर्फ 8वीं क्लास तक शिक्षा फ्री दे रखी है। लेकिन इनको शायद इतिहास जानने की ज़रूरत है। इतिहास में देखा जाए तो सिर्फ आपने नहीं किया है, पहले से ही सब प्रावधान थी, और उस समय हर व्यक्ति को शिक्षा दी जाती थी, इसलिए कि देश की जो है भलाई हो सके, सबको शिक्षा सामान्य दी जा रही थी। लेकिन आज देखिए, आज जो है प्राइवेट और सरकारी के चक्कर में जो है बच्चे जो है पीस रहे हैं, और इस बात को शायद सरकार जो कंठास नहीं कर पा रही है, और ये महत्वपूर्ण बात है, और इस बात को सरकार को एनालाइज करने की अभी ज़रूरत है। अपने आप को इतना महान कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी रह गया है। बुद्ध मठ एवं बिहार इस समय शिक्षा का ज्ञान के महान केंद्र के रूप में जाने जाते थे। वहाँ ढेर सारी पुस्तकों की रचना भी की गई थी, और इनमें से अधिकांश का अनुवाद चीनी एवं बौद्ध भाषाओं में ही किया गया। अब देखिए जितने भी बौद्ध हुए और जितने भी चीनी हुए, सबने भारत से ही शिक्षा ग्रहण किया। आज चाइना जैसा मर्जी अपने आप को कहे, लेकिन उसका सूत्रधार कहीं ना कहीं भारत ही है। उपयुक्त सारे तथ्य से एक बात तो साफ हो जाता है कि राजपूत कार्यकाल में राजाओं के सक्रिय सहयोग से शिक्षा केंद्र में व्यापक तरक्की हुई। कहते हैं जब तक राजा अच्छा होता है उसी देश की शिक्षा प्रणाली, उसी देश की जो है लोकतंत्र अच्छे चलते हैं। जब राजा ही कहते हैं भेदभाव से ग्रसित हो, उस देश का कभी कल्याण नहीं हो सकता है, और ये बात राजपूत काल ने साफ शब्दों में हमें समझा दिया। शिक्षा का लाभ समाज के हर वर्ग एवं हर क्षेत्र को मिल रहा था, एवं इस काल में कई शिक्षा के महान केंद्र भी विकसित हुए, जो देखा जाए जो राजपूत काल के राजाओं ने करके दिखा दिया। और शायद इतिहास में ऐसा कोई समय काल होगा जो इतना महत्वपूर्ण शिक्षा जो है दी जाती हो। तो कहते हैं कि हमारा इतिहास जो है विभिन्नताओं से भरा हुआ है, और हम कहते हैं कि हम आज बहुत काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं, देश के विकास कर रहे हैं। देश के विकास तो आप पुराने समय में जाके देखिए, जहाँ पर जो है हर चीज़ों को जो है महत्वपूर्णता दी जाती थी। कहते हैं हमारे देश हर तरह की समस्याओं से जूझी है, और कहते हैं हमेशा जूझती रहेगी। आगे देखा जाए तो हमारे समक्ष आया है आरंभिक मध्य युगीन काल में शिक्षा का विकास। आरंभिक मध्य युगीन काल में शिक्षा का विकास किस प्रकार थी, तो ये महत्वपूर्ण बात है। राजनीतिक अस्थिरता एवं अस्तित्व, सामाजिक एवं संस्कृति मूल्य का पतन था। देखा जाए तो आरंभिक मध्य युगीन काल में जो है राजनीतिक अस्थिरता, अस्तित्व और सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य का पतन हो रहा था। बाहरी आक्रमणकर्ताओं के अत्याचार इत्यादि के वजह से आरंभिक मध्यकाल में शिक्षा प्रणाली आधार हिल गया, और ये महत्वपूर्ण बात है कि इस समय जो है हमारे भारतवर्ष कई अत्याचार को सहन करना पड़ा, और इसका कहीं ना कहीं भारत के राजाएं ही थे जो दूसरे लोगों की जो है विचारधारा को नहीं समझ सके, और उनको निमंत्रण भारत में दे के अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए, और जिसके कारण जो है शिक्षा प्रणाली का जो है आधार ही हिल के रह गया, और उसके स्तर में गिरावट हमें काफ़ी देखने को मिला। यानी आरंभिक मध्य युगीन काल में शिक्षा का विकास जो है काफ़ी गिर गया।
आरंभिक मध्यकाल में हिंदुओं के मंदिरों में तथा मुसलमानों के मकतबों एवं मदरसों में लोगों की शिक्षा दी जाती थी। जो महत्वपूर्ण बात है, मदरसों में और हिंदुओं के मंदिरों में जो है आरंभिक मध्यकाल में शिक्षा दी जा रही थी और इनको सरकार से आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती थी। और इस काल में पंजाब की शिक्षा पद्धति आदिम कालीन ही थी। हिंदू अपने बच्चों को अध्ययन के लिए मंदिरों में एवं मुस्लिम मस्जिदों में भेजा करते थे। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि हिंदू अपने बच्चों को अध्ययन के लिए मंदिरों में और मुस्लिम जो थे मस्जिदों में भेजा करते थे, जहाँ पर धार्मिक शिक्षा के अलावा व्याकरण, साहित्य, गणित, भूगोल की शिक्षा दी जाती थी। मंदिरों में देखा जाए तो शिक्षक के रूप में पुजारी एवं मस्जिदों में मौलवी शिक्षक के रूप में कार्य करते थे और ये जो बच्चे को पढ़ाते थे वही बच्चे जो है अनुसरण करते थे। मस्जिदों में मौलवी कुरान के एक विशेष भाग की शिक्षा दिया करते थे, जबकि मंदिरों में हिंदू में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाती थी। शिक्षकों को एक नए वर्ग की भी जन्म हुआ जिनमें अपने छोटे छोटे स्कूल खोले जिन्हें पाठशाला कहते थे। यानी आरंभिक मध्ययुगीन काल में छोटे छोटे पाठशाला भी हमें देखने को मिला, जहाँ पर जो है बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। लेकिन इसके साथ ही पुरानी निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की पद्धति भी जारी रही। यानी देखा जाए तो पुराने समय काल के तरह ही निःशुल्क शिक्षा भी दी जा रही थी। जैसे आज के समय भी निःशुल्क शिक्षा देने के प्रावधान अभी भी जारी है, तो ये महत्वपूर्ण बात आता है। किंतु इस समय में ये उच्च शिक्षा के केंद्र नहीं थे। यानी उच्च शिक्षा के केंद्र जो थे बहुत ही कम थे और देखा जाए तो उच्च शिक्षा के लिए कुछ अन्य केंद्र दूसरे स्थानों पर स्थापित भी किए गए, जो कालांतर में इस्लामिक शिक्षा केंद्र के रूप में काफ़ी विकास किया। देखा जाए तो मोहम्मद गजनवी एवं मोहम्मद गौरी ने आरंभिक मध्ययुगीन काल में भारत पर आक्रमण किया। ये तो आपको पता होगा कि मोहम्मद गजनवी ने भारत में कई बार आक्रमण किए और मोहम्मद गौरी ने भी मध्ययुगीन काल में काफ़ी आक्रमण किए, जिसके कारण जो है शिक्षा स्तर बहुत नीचे आ गिर गया। और ये सुल्तान अकड़ता एवं लुटेरे थे और इसके बावजूद इन्होंने शिक्षा का संरक्षण भी किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मध्ययुगीन काल में देखा जाए तो मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी ये दोनों के दोनों लुटेरे टाइप के थे। भारत में जब भी आते थे बहुत से धन दौलत लेके जाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो शिक्षा का संरक्षण थे, जैसे आज के समय में है। आज देखिए बड़े बड़े मंत्री लोग जो है शिक्षा के नाम पर बहुत ही गोरख धंधा करते हैं, बहुत ही गोरख धंधा करते हैं। आज अगर शिक्षा को सही रूप दे दिया जाए तो हर बच्चों को जो है सही उचित शिक्षा मिल जाए, लेकिन इस गोरख धंधे के कारण जो है शिक्षा सही बच्चों तक नहीं पहुंच पाता है और ये देखा जाए तो शिक्षा में बहुत ही घपला हो रहा है। इनके दरबार में कवियों के, लेखकों, विद्वान और इतिहासकारों का जमघट हुआ करता था। चाहे मोहम्मद गजनी हो या मोहम्मद गौरी हो, इनके दरबार में देखा जाए तो हर तरह के कवि, लेखकों, विद्वान, इतिहासकार का एक जमघट हुआ करता था। और इस काल में तुर्की एवं पार्शियन साहित्य का काफ़ी विकास हमें नजर आया। मोहम्मद गजनी ने हालांकि अपने देश में गजनी एवं मध्य एशिया में शिक्षा एवं ज्ञान को बढ़ाने में काफ़ी कम किया, लेकिन भारत में इसके द्वारा बार बार आक्रमण किए जाने के कारण पंजाब में प्राचीन शिक्षा को अपूर्व क्षति हुई। तो देखा जाए तो मोहम्मद गजनी ने बार बार जो है पंजाब के क्षेत्रों में आक्रमण कर कर के यहाँ के जो है शिक्षा प्रणाली को तहस नहस कर दिया। उसे पंजाब पर आतंक और दहशत का राज्य कायम किया, जिसकी वजह से देखा जाए तो यहाँ के विद्वान रामवती क्षेत्र को छोड़कर देश के अन्य दूसरे स्थानों में चले गए। तो जरना सी बात है, ये बात तो आम थी कि जो व्यक्ति समझदार थे, पढ़े लिखे थे, वो इस ऐसे क्षेत्र में रहना पसंद नहीं करते थे जहाँ पर बार बार जो है आक्रमण किया जाए और बार बार जो है शिक्षा के केंद्रों को जो है नष्ट कर दिया जाए। इसलिए जितने भी विद्वान थे इन क्षेत्रों को छोड़कर चले गए, जिसके कारण देखा जाए तो इस समय काल में शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता ही चला जा रहा था। परिणाम स्वरूप यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को अत्यधिक नुकसान पहुँचा और पहुँचना तो स्वाभाविक था। जैसे आज के समय में देखिए कि जो शिक्षक होते हैं, जो सरकारी स्कूल में हो या प्राइवेट में हो, आज बच्चों को जो है मोबाइलों से पढ़ा रहे हैं। कहते हैं प्राइवेट स्कूलों में तो चलिए वहाँ पर सख्ती होती है तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल कम ही होता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में इसका सख्ती नहीं होता है। तो शिक्षकगण क्या करते हैं, मोबाइलों से काम भेज देते हैं और बच्चों को छोड़ देते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है बच्चों के मस्तिष्क पे प्रभाव करने का बराबर है
और इस बात को शायद भारत सरकार समझ नहीं पा रही है कि आज बच्चे का भविष्य खत्म होता जा रहा है। आज देखा जाए तो बच्चे स्कूल में कम समझ के आज मोबाइलों के पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। उसके जीवन जो मोबाइलों में बढ़ता चला जा रहा है और मोबाइल के साइड इफ़ेक्ट से तो हम कहते नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आने वाला समय में इसका प्रभाव आप सबको देखने को मिलेगा और फिर आपको समझ में आएगा कि कभी त्रिपान स्टडी सेंटर ने भी इस बात को उजागर करने की कोशिश किया था, लेकिन हम लोगों ने इस बात को जो है नज़रअंदाज कर दिया। तो चलिए ये कहते हैं समय के साथ तो सबको पता लग ही जाएगा कि आने वाले समय में होना क्या है और क्या होने वाला है, लेकिन कहते हैं जो व्यक्ति समय के साथ चलता है और समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता है, कहते हैं कामयाबी भी उसके सर बोलता है। बाद के वर्षों में दिल्ली के सुल्तान द्वारा महिला शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी देखा जाए तो बाद के वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा महिला शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया। ये महत्वपूर्ण बात थी, टर्निंग पॉइंट थी कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजा हुए उन्होंने महिलाओं को शिक्षा को प्रतिबंध कर दिया। इससे महिलाओं को सिर्फ एक बहुत ही नीचा दर्जा के रूप में देखा गया। खास तौर पर महिलाओं को शादी का उम्र जो था 12 वर्ष कर दिए जाने के कारण हुआ। यानी देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने जो है 12 वर्ष महिलाओं की शादी कर दिया, जिसके कारण उनका शिक्षा का स्तर जो था बहुत काफ़ी नीचे गिर गया और इसी कारण महिलाओं की शिक्षा के सारे दरवाजे बंद हो गए। शिक्षा का स्तर देखा जाए तो इस समय महिलाओं के लिए बिल्कुल ही गिर गया। यद्यपि शासनकाल वाले लोग, कुलीन, जागीरदार एवं धनी लोग अपनी लड़कियों की शिक्षा का प्रबंधन अपने घरों पर ही किया करते थे। ये महत्वपूर्ण बात है कि या देखा जाए तो कुलीन, जमींदार और धनी लोग जो थे अपनी लड़कियों को जो है अज्ञानी नहीं बनाना चाहते थे, उनको ज्ञान का जो है कुछ बूंद देना चाहते थे। इसलिए देखा जाए तो शिक्षा के लिए उन्होंने घरों में ही व्यवस्था किया, लेकिन समाज के निम्न तबकों की शिक्षा के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। कहते हैं गरीब तो एक वक्त की रोटी ही जुटाने में लग जाता है, वो कहाँ बच्चों को शिक्षा में लगाएगा, वो भी लड़कियों की। तो इस कारण जो था कि जो कुलीन और जमींदार और धनी लोग जो है अपनी लड़कियों को शिक्षा देते थे, लेकिन आम गरीब बंदों के लिए जो है शिक्षा एक बहुत टेढ़ी खीर बन गई थी। वास्तव में इस काल में महिला शिक्षा कोई अस्तित्व नहीं था और इस काल के शिक्षा व्यवस्था की एक महान जो है त्रुटि थी। तो देखा जाए तो कहते हैं महिलाओं को शिक्षा भी महत्वपूर्ण था। हमने देखा है कि सभी समय काल में ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पर जो है शिक्षा का स्तर बिल्कुल ही महिलाओं के प्रति गिर गया, जो काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शाता है। कहते हैं इस समय काल में महिलाओं को सिर्फ जो है घरों के चार जो है दीवारों में बंद करके रख दिया गया। तो देखा जाए तो आज भी कहीं ना कहीं हमें इन बातों का जो है समाज में देखने को मिल रहा है। आज गरीब लोग जो है अपने बच्चों को सही शिक्षा देने में समर्थ नहीं है और कहीं ना कहीं कारण ये है कि शिक्षा जो है उसका उच्च कोटि का होना। उच्च कोटि का अर्थ ये होता है कि आज गरीबों के लिए जो है इतना पैसा जुटाना संभव नहीं है कि वो बच्चों को जो है सही ज्ञान दे सके। आज अगर आप देखिए तो जितने भी सरकार का है, आज जीएसटी कहते हैं, टैक्स, फिर से सब्सिडी, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई गई है जिसने शिक्षा का स्तर को और नीचा कर दिया है। क्योंकि आज किताब भी लाने जाते हो तो उस पर भी आपको जीएसटी लगा के दी जाती है। अगर कोई 400 किताब है तो 600-700 में ली जाती है, जो आम गरीबों के पहुंच से काफ़ी दूर हो गई है। तो इसका ये अर्थ हुआ कि आज सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है और ये बात साबित भी करता है। भारत में देखिए तो 10वीं कक्षा तक बच्चे जो होते हैं गरीब तक पहुँच जाते हैं, कहते रो धो के तो पहुँच जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो कारण कहीं ना कहीं यही है कि उनका शिक्षा का स्तर आज जो है बहुत गिर गया है। कहते हैं भारत सरकार हमेशा इस बात के लिए हमेशा पीठ थपथपाती है कि हमने तो शिक्षा पे बहुत ही अच्छा कार्य किया है, लेकिन वास्तविकता जब उनको नज़र आएगी तो उनको हैरान होगा कि जो हम सपने देख रहे थे शायद ऐसा हकीकत कहीं भी हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन मुझे ये बात लगता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक लोगों की एक बहुत बड़ी चाल है, यानी अनपढ़ बनाए रखने की एक साजिश है। क्योंकि कहते हैं अनपढ़ लोग को जैसे मर्जी आप पढ़ा सकते हो, जो भी आपको आप समझाओगे वो समझ जाएंगे, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है कोई भी विचार को पहले समझता है, विचार करता है, फिर आगे बढ़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पर
अनपढ़ बनाए रखने की सबसे बड़ी साजिश चल रही है। क्योंकि वोट तो कौन लोग देते हैं? जो अनपढ़ होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकार को अगर हम वोट नहीं देंगे तो हमें घर नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगी और अगली बार जो है कई संस्थाओं में जगह नहीं मिलेगी। देखा जाए हमारे समक्ष आया है पंजाब के महान प्राचीन शिक्षा केंद्र तक्षशिला। तक्षशिला का अपना एक विशेष स्थान है और ये टॉपिक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पंजाब के महान प्राचीन शिक्षा के केंद्र तक्षशिला। तक्षशिला शहर प्राचीन पंजाब के रामापिंडी जिले में एक प्राथमिक महत्व का स्थान है। यानी देखा जाए तो तक्षशिला शहर प्राचीन पंजाब के रामापिंडी जिले में एक प्राथमिक महत्व का स्थान है। यानी ये अब जो है इंडिया में नहीं है, ये पंजाब के प्रांत जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, रामापिंडी जिले में जो है महत्वपूर्ण स्थान है। और तक्षशिला इलाहाबाद एवं रामापिंडी में पश्चिमोत्तर दिशा में 32 किलोमीटर दूर ग्रेट ट्रैक रोड पर जो है समुद्र की सतह से 549 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। वर्तमान में यह रामापिंडी जिले के तक्षशिला तहसील का मुख्यालय भी है और प्राचीन तक्षशिला, जिसका साहित्यिक नाम कटे पत्थर का शहर यानी रॉक ऑफ तर्सा यानी कटे पत्थर का शहर जो है तक्षशिला को ही कहते हैं, जो झेलम एवं सिंध नदी के बीच में स्थित है। झेलम एवं सिंधु नदी के बीच में जो है ये स्थित है और भारत के पश्चिमोत्तर भाग में ये स्थित है। और यह शहर मध्य एशिया, पश्चिम एशिया एवं पश्चिमोत्तर भारत के केंद्रीय स्थान पर जो है इसका विशेष स्थान है। तो ये तो है पंजाब क्षेत्र के प्राचीन शिक्षा केंद्र तक्षशिला। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि तक्षशिला का प्राचीन कालीन संदर्भ किस प्रकार का था। तक्षशिला का जो प्राचीन कालीन संदर्भ था वो कैसा था? प्राचीन संदर्भ के अनुसार तक्षशिला के नाम राजा तक्ष से पड़ा है, जो कि राजा भरत के पुत्र थे। समझ रहे हो आप कि प्राचीन संदर्भ के अनुसार देखे जाए तो तक्षशिला शब्द जो है राजा तक्ष से पड़ा है, जो भरत का पुत्र था। कहते हैं राजा भरत भगवान राम के छोटे भाई थे। राजा भरत जो थे भगवान राम के छोटे भाई थे। और एक मान्यता यह भी है कि तक्ष खौदा नामक राज्य के राजा थे और उन्होंने ही तक्षशिला शहर के परंपरागत ढंग से बसाया था। तो देखा जाए तक्ष राजा जो था उन्होंने जो है तक्षशिला शहर को बसाया और इसी कारण से इसका नाम तक्षशिला पड़ गया। यह भी माना जाता है कि सबसे पहले तक्षशिला में वैशंपायन द्वारा, जो कि व्यास ऋषि के शिष्य थे, यानी वैशंपायन जो व्यास ऋषि के शिष्य थे, ऋषि व्यास के आदेश से नाग के बलिदान के समय यानी महाभारत का पाठ किया करता था यहाँ पर। यानी महाभारत का पाठ तक्षशिला में ही होता था, क्योंकि ये बात जो थी ऋषि व्यास के आदेश से किया गया था, क्योंकि नाग के बलिदान के समय ऐसा हुआ था। तक्षशिला का वर्णन वेदों के जातक कथाओं में भी कई जगहों पर देखने को मिलता है। इसलिए देखा जाए तो बौद्ध धर्म के लिए भी ये स्थल काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो श्रीलंका में 5वीं शताब्दी में लिखी गई थी जो जातक, उनमें जो है तक्षशिला के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा भी की गई है। जातक साहित्य के अनुसार यह नगर गंधार प्रदेश की राजधानी उस समय हुआ करता था। यानी बौद्ध समय काल में ये गंधार प्रदेश की राजधानी थी एवं शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र के रूप में तक्षशिला का जो है मान्यता प्राप्त था। चीनी यात्री फरियान सन जो है 405 ईस्वी में तक्षशिला पर ही आया था। यानी उसी जगह पर वो आया था जो चीनी यात्री फरियान था 405 में। और उसने अपनी पुस्तक में इस राज्य को जो है चू हा सी लो का वर्णन किया है। यानी उसके जो वृत्तांत है उसमें उसने जो है
चुहासिलो का वर्णन किया। और इसी तरह एक दूसरा चीनी बौद्ध भिक्षु जो सन 630 ईस्वी में और 643 ईसा के 2 बार भारत आया था, उसने इस नगर को ताचासिलो कहा। देखा जाए तो जो जो भारत पे आए उन्होंने इसका नाम जो है अलग अलग रूपों में देखा। प्लेटमी की ज्योग्राफी में इसे तक्षशिला कहा जा गया है, यानी प्लेटमी की ज्योग्राफी में इसे तक्षशिला कहा गया है। आगे देखें तो तक्षशिला का राजनीतिक इतिहास। तक्षशिला का जो है राजनीतिक इतिहास एक अलग ही रूप में इसको दर्शाता है। सिकंदर के विजय अभियान के समय जब सिकंदर था यानी अलेक्जेंडर जब विजय अभियान शुरू किया था तो उस समय प्राचीन भारत में तक्षशिला पश्चिमी पंजाब का एक महत्वपूर्ण नगर था और सिकंदर इसको जीतना चाहता था क्योंकि ये महत्वपूर्ण शहरों में से एक था। भारत पर ईसा पूर्व सन 336 में सिकंदर द्वारा किए गए आक्रमण के समय अम्भी जो कि तक्षशिला का ही शासक था। अम्भी वही है जो कि सिकंदर को निमंत्रण भेजा था। आपको पता होना चाहिए कि अम्भी जो है अलेक्जेंडर को भारत में निमंत्रण भेजा था कि आप आइए और पोरस को हराइए। उस समय अम्भी जो तक्षशिला का शासक था ने सिकंदर का स्वागत किया था बहुत ही खुले मन से तथा उसने अपने दुश्मन पोरस को हराने के लिए उसे सिकंदर की मदद भी की थी। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि अम्भी जो था तक्षशिला का शासक था। बेशकली यहाँ पर सिकंदर ने तक्षशिला पर राज्य नहीं किया लेकिन फिर भी जो है अम्भी को मदद जरूर किया। लेकिन जब कहते हैं जब युद्ध हो रहा था और पोरस हार गया उस समय सिकंदर ने एक सवाल पूछा कि अब तुम्हारे साथ मैं क्या करूं। तो पोरस ने बहुत ही साहसी पूर्वक जवाब दिया कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, जो एक दुश्मन दूसरे दुश्मन के साथ करता है, वैसा तुम मेरे साथ सलूक कर सकते हो। तो इससे जो है सिकंदर काफ़ी खुश हुआ और उसने सारे राज्य जो है उसको सौंप दिया और इस वजह से अम्भी जो है काफ़ी तिलमिला सा गया था जो कि तक्षशिला का उस समय शासक था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य साम्राज्य का स्थापक था, अपने शासनकाल में तक्षशिला को पश्चिमोत्तर भारत की राजधानी भी बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण स्थापक था मौर्य साम्राज्य का, वो पश्चिमोत्तर भारत की राजधानी जो है तक्षशिला को ही बनाया। और अशोक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था के समय में तक्षशिला बौद्ध धर्म की शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जो पोता था अशोक, तो अशोक के समय भी देखा जाए तो बौद्ध धर्म के लिए जो था तक्षशिला एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था। मौर्य साम्राज्य की तीसरी पीढ़ी के बाद तक्षशिला को हिंदू ग्रीक राजा बैक्ट्रियन ने अपने राज्य में मिला जरूर लिया था। यानी मौर्य साम्राज्य की तीसरी पीढ़ी के बाद यानी अशोक के बाद जो है इसको देखा जाए तो ग्रीक राज्य बैक्ट्रियन ने अपने राज्य में इसे सम्मिलित कर लिया था और इसके पश्चात इंडो-सिस्थियन शाका राजा मेल्स ने उसे समय के तक्षशिला के ग्रीक शासक से तक्षशिला को छीन भी लिया था। और इसके बाद सियान राजा शाहपुर II ने तक्षशिला को फिर जीता और इस बात की पुष्टि वहाँ प्राप्त अनगिनत तांबे के सिक्के से होते कि तांबे का सिक्का इसी समय काल में चलाई गई थी और इस राजा ने चलाया था। और ये जो है सिक्के तक्षशिला के क्षेत्रों में हमें काफ़ी देखने को मिलता है। कालांतर में हुन राजा हेप्थलियस के गंधार एवं पंजाब को जीत लिया एवं बौद्ध पुरातात्विक प्रतीकों तथा स्तूपों को नष्ट भी कर दिया जिन्हें अब तक नहीं खोजा जा सका है। कहते हैं जब जब राजा ने इस पे जो है प्रहार किया है तक्षशिला पर तब तब जो है इसका जो है विखंडन हुआ है। ऐसे बहुत से राज जो है तक्षशिला अपने अंदर समेटी हुई है जिसके बारे में आज तक जो है खोज नहीं किया जा सका है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आगे बात करें तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा के प्राकृतिक, तो चलिए देखते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा की प्राकृतिक किस प्रकार की थी। यदि हम यहाँ बात करें तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा की प्राकृतिक तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तक्षशिला विश्व के प्रारंभिक विश्वविद्यालय में से एक है। तक्षशिला जो है विश्व के प्रारंभिक विश्वविद्यालय में से एक विद्यालय है जिसका अपना प्राचीन महत्व है। तक्षशिला की शिक्षा व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण खासियत यही थी कि कोई बाहरी व्यक्ति जैसे राजा या अन्य उच्च अधिकारी इसकी शिक्षा व्यवस्था पर अपना नियंत्रण नहीं रखते थे। यानी देखा जाए तो तक्षशिला विश्वविद्यालय स्वतंत्र था
और इस पर किसी भी राजा और किसी भी व्यक्ति का कोई नियंत्रण देखने को नहीं मिलता है। कहते हैं शिक्षा केंद्र इसी प्रकार का होना भी चाहिए, जिसमें किसी का जो है कोई नियंत्रण न हो। वहाँ का प्रत्येक आचार्य अपने अध्यापन कार्य में पूर्ण स्वतंत्र थे और किसी के रोक टोक नहीं होता था, और जितने भी आचार्य थे वो अपना कर्तव्य भली भांति समझते थे, और ये भी महत्वपूर्ण बात है। 15 से 20 छात्रों को जैसे ही वह आचार्य चाहें अपने खुद के अध्ययन तरीके से पढ़ा सकते थे, उनको ज्ञान का जो है सही रास्ता दिखा सकते थे। वहाँ किसी की तरह के केंद्रीकृत विषय सूची यानी सिलेबस का मान्यता जरूरी नहीं थी, यानी जितना चाहे आचार्य अपने शिष्यों को ज्ञान दे सकते थे, कोई सिलेबस कोई लिमिटेशन नहीं था। यहाँ पर आचार्य अपने विषय की विशेषज्ञ होते थे, यानी स्पेशलिस्ट होते थे अपने सब्जेक्ट के, अपने विषय के। जब आचार्य छात्र द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान से संतुष्ट हो जाते थे तब छात्र की पढ़ाई समाप्त हो जाती थी, यानी आचार्य को जो है संतुष्टि होना जरूरी होता था कि मैंने जो है अपने छात्र को जो है सारी ज्ञान सारी विद्या जो दे दी है। जब आचार्य इस बात से संतुष्ट हो जाते तो छात्र का जो है पढ़ाई उसी समय समाप्त हो जाती। आचार्य छात्र को अपने निजी आश्रम या निवास में पढ़ाया करते थे, जहाँ पर आचार्य स्वयं रहते थे वहीं पर छात्रों को बुला के वहाँ पर अपने निजी आश्रम में जो है उनको ज्ञान प्रदान किया करते थे। देखा जाए तो यदि कोई विद्यार्थी सामाजिक वैधिक स्तर पर बेहतर करने में असफल रहता तो उसे सलाह दी जाती थी कि वह अध्ययन छोड़ दे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं ऐसे बहुत से विद्यार्थी थे जिनके पास क्षमता अध्ययन करने का नहीं होता था, जो आचार्य जो है साफ तौर पे इसको कह देते थे कि आप अध्ययन छोड़ दें। जैसे आपने जो है वरदराज की कहानी भी सुनी होगी, जब गुरु को लगा कि ये विद्यार्थी पढ़ने लायक नहीं है तो उन्होंने जो है उसको जो है अपने घर माता पिता कार्य करने के लिए भेज दिया था। लेकिन जैसे वो रास्ते में गया और वहाँ पर उसने देखा, जब सत्तू खाने के लिए बैठा और पानी निकालने कुएं में देखा, तब उसको समझ में आई कि करत करत अभ्यास है जरमति हो सुजान रसी आवत जात तो शिल्पे परत निशान। और तब से उसने जो है वरदराज ने अपनी ज्ञान की जो है कसौटी को ऊपर बढ़ाया और अपने आचार्य को ये बता दिया कि कहते हैं ना बार बार कोशिश करने से भी कामयाबी अवश्य मिलती है। और ये बात आपको भी समझना चाहिए कि जितना हो सके पढ़ने की कोशिश कीजिए, कोशिश ही आगे कामयाबी का जो है रास्ता साफ करती है। कहते हैं हताश होने से जीवन का जो है नैया आगे नहीं बढ़ सकती है। तक्षशिला के अध्ययन अध्यापन की सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि यहाँ पर शिक्षा प्रदान करना एक पवित्र कार्य माना जाता था। कहते शिक्षा जो है एक पवित्र कार्य है, लेकिन आधुनिक युग में शिक्षा जो है एकमात्र जो है बिजनेस बन गया है। तो ये बहुत अंतर जो है हमें देखने को मिलता है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था किसी तरह से पैसे प्राप्त करने से बदले नहीं थी, इसका शिक्षा देना जो था पैसे के बदले में नहीं था। लेकिन आज शिक्षा भी पैसे भी दी जाती है, लेकिन शिक्षा जो है सही रूप से देना आज सही नहीं होता है। तो ये कहते हैं समय की फेर है, समय का एक खेल है और इस खेल से कोई बच नहीं सकता। और इस विद्यालय के जो है आर्थिक मदद पर्याप्त रूप से धनी माता पिता ही करते थे, यानी जो बड़े घराने के होते थे वो जो है तक्षशिला के शिक्षाओं को जो है व्यवस्थित करते थे। धनी व्यापारी तथा समाज के अन्य उच्च जो है तबकों से आ जाती थी। गरीब छात्रों का निवास एवं शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क था, बस उसे गुरु के आश्रम में कुछ कार्य करने पड़ते थे जो दैनिक होती थी। कहते हैं जीवन यापन के लिए कुछ कार्य जो है गुरु के आश्रम में करना एक स्वाभाविक बन गया था, और ये जो है हमेशा जो है छात्र किया ही करते थे। शुल्क देने वाले छात्र जैसे राजकुमार वह दिन में पढ़ा करते थे एवं निःशुल्क पढ़ने वाले छात्र रात में पढ़ते थे। कहते हैं ये भी उस समय काल में थी कि जो पैसे दिया करते थे वो दिन में उनको पढ़ाया जाता था, और जो पैसे नहीं देते थे निःशुल्क यानी मुफ्त पढ़ते थे उनको रात्रि के समय आचार्य जो है ज्ञान प्रदान किया करते थे। छात्र पढ़ाई की समाप्ति पर गुरु को गुरु दक्षिणा भी दिया करते थे, किंतु यह शिक्षा गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक तरीका भर था। ये कोई ज़रूरी नहीं था कि आप गुरु को कुछ ना कुछ दे ही हो, ऐसा कुछ भी वहाँ पर सुनिश्चित नहीं था। सिर्फ जो है आभार प्रकट करने का एक सिर्फ तरीका था। और यह गुरु दक्षिणा कई बार पगड़ी धोती या खड़ाऊ भी दे के कर सकते थे, यानी कई जो है प्रावधान उस समय सुनिश्चित किया गया था। छात्रों की पढ़ाई के लिए किसी तरह के परीक्षा पद्धति की जरूरत उसमें नहीं होती थी। जब आचार्य को लगता कि सारे ज्ञान बच्चों को मिल गया है तो वो स्वयं ही उसकी शिक्षा को समाप्त करने की घोषणा कर देते। शिक्षा पद्धति बेहतर कठिन
हुआ करती थी जब छात्र पहले सत्र में संतोषजनक स्थान प्राप्त नहीं कर लेता था तब तक उसे दूसरे सत्र पर नहीं भेजा जाता था। लेकिन आज देखिए 8वीं क्लास तक बच्चे को ऐसे ही भेज दिया जाता है, जहाँ पर उनको एप्पल का तो पता ही नहीं होता, ज्ञान का क्या बात करें हम। लेकिन पहले समय से हमें कुछ शिक्षा लेना चाहिए कि जब तक हमें संतुष्टि न हो कि बच्चों को सब कुछ आ गया है, क्योंकि कई प्राइवेट स्कूल में एक ही बात बोली जाती है कि जब तक बच्चे को पहली क्लास में पढ़ना लिखना आ जाना चाहिए। लेकिन देखिए सरकारी के बच्चे जो है 5वीं 6वीं क्लास में चले जाते हैं, लेकिन उनको पढ़ना लिखना ढंग से आता नहीं है। तो ये कैसी शिक्षा प्रणाली है? कहते हैं कुछ पुराने ज़माने से भी हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। आज की तरह शिक्षा की समाप्ति के उपरांत ना कोई दीक्षांत समारोह होती थी, यानी जो है कम्युनिकेशंस होती थी, ना तो कोई लिखित प्रमाण पत्र डिग्री प्रदान किया जाता था। बच्चे स्वयं ही अपनी काबिलियत जो है विश्व के सामने प्रकट करती थी। ये माना जाता है कि गुरु के आश्रम पर प्राप्त ज्ञान की उस छात्र के लिए एक पुरस्कार होता था। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि आज की तरह जो है लिखित प्रमाण पत्र या डिग्री प्रदान उस समय नहीं की जाती थी। गुरु स्वयं ही उसको जो है सर्वश्रेष्ठ घोषित कर देते थे। जैसे आपको पता है कि अर्जुन को जो है द्रोणाचार्य ने सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया था और उसको जो है पूरा विश्व उसको सर्वश्रेष्ठ मान रहे थे। तो इस तरह से जो है उस समय शिक्षा की पद्धति थी, शिक्षा का जो है माध्यम था। आगे हमारे समक्ष तक्षशिला एक महान प्राचीन शिक्षा केंद्र। चलिए देखते हैं तक्षशिला एक महान प्राचीन शिक्षा केंद्र किस रूप में है। देखा जाए तो तक्षशिला एक महान प्राचीन शिक्षा केंद्र के रूप में, तो कहते हैं तक्षशिला प्राचीन काल में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था और ये बात सच्चाई है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में तक्षशिला विश्वविद्यालय अपने चरम उत्कर्ष पर था, यानी इस समय काफ़ी विकास हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। क्योंकि देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है अशोक ने इसको जो है और भी उत्कृष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इस विद्यालय ने शिक्षा के प्रसार में न्यायिक भूमिका भी निभाई और उसने जो है विश्व भर में छात्रों की प्राचीन काल में अध्ययन भी के लिए आकर्षित भी किया। क्योंकि देखा जाए तो तक्षशिला में विश्व के कोने कोने से बच्चे जो है इसमें जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राचीन काल में अध्ययन के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र था पूरे विश्व भर में। और यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक 5वीं सदी में इस नगर का सर्वनाश न हो गया। यानी देखा जाए तो 5वीं सदी में आते आते बहुत से राजा ने जो है तक्षशिला को समाप्त कर दिया और यानी इसकी सारी जो है बिल्डिंगों ख़त्म कर दी गई। वहाँ के जो शिक्षा केंद्र था सबको तहस नहस कर दिया। यानी 5वीं शताब्दी तक शिक्षा का ये महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखा जा सकता है। तक्षशिला ने अपने समय में भारत के सबसे उच्च शिक्षा केंद्र के रूप में अपनी विशेषता बनाई रखी। यानी तक्षशिला जब अपने समय काल में था तब तक जो है शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और विश्व में इसका स्थान सब प्रथम थी। तक्षशिला के शिक्षा के पाठ्यक्रम में विविध विषय जैसे वेद, हिंदू धर्म ग्रंथ, अणुविद्या, शिकार, हाथी पकड़ना आदि शामिल थे, जो दिनचर्या में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। वहाँ पर कानून विभाग के अलावा शारीरिक शिक्षा विभाग एवं सैन्य शिक्षा विभाग भी शामिल थे, जो महत्वपूर्ण था। भारत के विभिन्न भागों एवं विदेशों में अध्ययन हेतु यहाँ छात्र छात्राएँ आया करते थे। यानी देखा जाए तो छात्र दूर दूर से आया करते थे। ये महत्वपूर्ण स्थान था शिक्षा के लिए। काशी हो, मगध हो, कौशल हो के राजकुमारों के साथ साथ ग्रीस, चीन आदि अन्य स्थानों से भी छात्र तक्षशिला विश्वविद्यालय में निपुणता प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आया करते थे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि तक्षशिला में ऐसे बहुत से विद्वान आए जिन्होंने महात्मा बुद्ध के जो है विचारों का अध्ययन किया। तो ये दूर दूर से आए, चाहे वो ग्रीस हो या चीन हो, हर क्षेत्रों से जो है तक्षशिला अपना विशेषता बताते रहा। तक्षशिला विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि की मुख्य वजह वहाँ के आचार्य के अपने विषय में पारंगत होना था। ये महत्वपूर्ण बात है कि तक्षशिला की इसलिए इतना प्रसिद्धि थी क्योंकि जो भी आचार्य हुआ करते थे वो अपने अपने विषय में पारंगत यानी स्पेशलिस्ट होते थे और बच्चों को जो है सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन करते थे, जिसके कारण ये जो है विश्व में फैल गया। जैसे आज के समय में देखिए, समय बहुत ही विचित्र है। आज हर कोई जो है अपने फील्ड से अलग ही जाने की कोशिश करता है, चाहे उसमें महारत हासिल हो या ना हो। तो ये महत्वपूर्ण और विचित्र समय काल चल रही है। आगे हमारे समक्ष तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षक एवं छात्राएं। चलिए देखते हैं तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षक एवं छात्र। कहते हैं महत्वपूर्ण बात है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय हिंदू संस्कृति एवं संस्कृति भाषा का बहुत बड़ा केंद्र था।
और उसकी प्रसिद्धि इसलिए भी बहुत अधिक थी क्योंकि इसका जुड़ाव चाणक्य से था। आपको पता होना चाहिए कि चाणक्य जो थे अर्थशास्त्र के पिता माने जाते, यानी अर्थशास्त्र के रचयिता थे, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। तो इसी कारण कहीं हद तक जो तक्षशिला विश्वविद्यालय काफ़ी प्रसिद्ध था, और जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते। कहते हैं कौटिल्य की नीति आज पूरा विश्व अनुसरण भी कर रहा है। वो एक महान राजनीतिकार एवं युद्ध विशारद थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य साम्राज्य की स्थापना में मदद की, और धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने बहुत साथ दिया। क्योंकि कहा जाता है, एक कथा है, दंत कथा है कि जब कौटिल्य यानी चाणक्य को धनानंद ने अपमानित किया था, तो उसी समय उन्होंने कसम खा ली थी कि धनानंद को वो सर्वनाश कर देंगे, उसकी राज्य को छीन लेंगे। और इसीलिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जो कि एक साधारण व्यक्ति था, उनको शिक्षा दे के, उनको हर एक विद्या सिखा के चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद के खिलाफ रख के और धनानंद को हराया था। तो ये महत्वपूर्ण बात थी जिसके कारण कौटिल्य को जाना जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य यानी कौटिल्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना भी की है, जो कि आज के समय में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अर्थशास्त्र आज के समय में कई रूपों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य यहीं का ही छात्र था, और प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चरक भी इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहा। अब देखिए चरक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने आयुर्वेदाचार्य के रूप में जाना जाता है, यानी जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। और आज जो डॉक्टर आयुर्वेदिक पढ़ते हैं यानी BMS करते हैं, वो चरक संहिता ही पढ़ते हैं। उसमें हर बातों का विस्तार पूर्वक अध्ययन है, और उसमें हर एक इलाज लिखी गई है। तो ये भी थे तक्षशिला के ही विद्यार्थी थे। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि चरक जैसे विद्यार्थी हमें तक्षशिला के ही देन है, जो आज पूरा विश्व इसी को मॉडर्नाइज करके पूरे विश्व को दवाई और जीवन दे रहा है। बाद में ही का आचार्य ये बन गए, और प्राचीन भारत के विख्यात व्याकरणाचार्य पणि का भी इसी विश्वविद्यालय से संबंध है। अब देखिए व्याकरण शास्त्री पणिनि का भी यहीं का संबंध है। इस विद्यालय ने बौद्ध परंपरा के अध्ययन में भी काफ़ी नाम हासिल किया है, और ऐसा भी कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में महायान शाखा का उदय भी यहीं पर हुआ था। प्रख्यात बौद्ध जीवक भी मगध साम्राज्य बिंबिसार का दरबारी बौद्ध वैद्य था, और राजा प्रसेनजीत का भी संबंध इस विद्यालय से है। तो देखा जाए तो तक्षशिला विश्वविद्यालय की खूबसूरती इस बात से भी है कि यहाँ पर जितनी हिंदुस्तानी आचार्य को महत्व दिया था, उतना ही विदेशी विद्वानों ने भी यहाँ पर शिक्षा उसी प्रकार ग्रहण किया। यानी तक्षशिला ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबको सामान्य ज्ञान दिया। और तक्षशिला के देन हमारा अर्थशास्त्र है, व्याकरणाचार्य हैं, चाणक्य हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हमें तक्षशिला ने दिए हैं, और तक्षशिला की यहाँ पर उपकार को यहाँ भूलना संभव नहीं है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आने वाला टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, और अपने मोबाइल में सेव जरूर करें।